Yes, students, please raise your hand if my audio video is clear. Okay, very good. Now open your NCERT book and now we will solve the additional exercise. देखिए एनसीईआरटी बुक का जो एडिशनल एक्सरसाइज है उस एडिशनल एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। नोट्स में स्टार्टिंग में जब हम लोग स्टडी कर रहे थे कि क्वांटाइजेशन क्या होता है, उस समय पर हमने ये क्वेश्चन को किया था कि ऑयल ड्रॉप है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ऑलरेडी नोट्स में लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डायग्राम्स दे रखे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स। वो डायग्राम्स मैं बनाता हूँ, फिर हम लोग उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 26। 26 में 5 डायग्राम दे रखे हैं। इसमें इस तरह से एक कंडक्टर बना रखा है और ये बता रखा है कि इसके सब जगह पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रखी है। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अलग अलग डायरेक्शंस में ऐसा दिखा रखी है इस तरह से। दिस इज द ए डायग्राम। बी डायग्राम, बी डायग्राम में चार्जेस दे रखे हैं, पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट भी पॉजिटिव है, सेकंड भी, थर्ड भी और फोर्थ भी। 4 चार्जेस का सिस्टम दे रखा है और इसमें से फील्ड लाइंस फर्स्ट वाली तो सही दे रखी है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है। तो इसमें से ऐसा दिखा रखा है फील्ड लाइंस अराइज हो रही हैं प्लस से और किस तरफ जा रही हैं, ये माइनस की तरफ जा रही हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन। इसके बाद में माइनस से अराइज हो रही हैं और प्लस पे जा रही हैं, ये तो गलत हो गया डायग्राम। फिर से प्लस से अराइज हो रही हैं और प्लस पे जा रही हैं, तो ये डायग्राम है, दिस इज द बी डायग्राम। इसके बाद में इसमें सी डायग्राम दे रखा है, दो डायपोल, दो चार्जेस का सिस्टम दे रखा है, फर्स्ट चार्ज एंड सेकेंड चार्ज, और इसमें फील्ड लाइंस ऐसा दिखा रखी है, रेडियली आउटवर्ड्स, and these field lines are repelling each other, so both are positive charge। ये एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं ये फील्ड लाइंस। दिस इज द सी डायग्राम। और डी डायग्राम में फिर से 3 चार्जेस का सिस्टम दे रखा है और लाइंस को इंटरसेक्ट करवा रखा है। ये फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, ये ऐसा फील्ड लाइन अराइज हो रही है और कुछ फील्ड लाइन प्लस से प्लस की तरफ भी जा रही है यहाँ से, और इधर से भी फील्ड लाइंस प्लस से प्लस की तरफ जा रही हैं। दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम दे रखा है कौन से डायग्राम में, डी डायग्राम में। और लास्ट डायग्राम, लास्ट डायग्राम में तो सर्कुलर लूप ही बना रखे हैं, क्लोज लूप तो बनते ही नहीं है कभी भी फील्ड लाइंस में। जो ई डायग्राम है उसमें एक बॉडी दे रखी है जो कैसा है, जो पॉजिटिवली चार्ज है, और दूसरी बॉडी इसमें गिवन है, दिस बॉडी, दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज है। तो फील्ड लाइंस ऐसा प्लस से बाहर की तरफ तो जा रही हैं, बिल्कुल सही दिखा रखी है, सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे भी दिखा रखी है। और फील्ड लाइन प्लस से माइनस भी जा रही है और इस सरफेस में फील्ड लाइन एंटर कर रही है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर है। लेकिन इस डायग्राम में एक गड़बड़ है, क्लोज लूप बना रखे हैं। ये प्लस से फील्ड लाइन शुरू हुई और यहाँ पर ब्रेक कर रखी है, इसके बाद इस जगह पर क्लोज लूप बना हुआ है, इस जगह पर भी क्लोज लूप बना हुआ है। तो अब इन डायग्राम में आपको बताना है कि कौन सा डायग्राम सही है कौन सा गलत है। सबसे पहली बात, फर्स्ट डायग्राम में मिस्टेक्स है, क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो फील्ड लाइन राइज हो रही है ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं रिप्रेजेंट कर रही, सो दिस इज रॉन्ग। सेकंड डायग्राम में ये प्रॉब्लम है
कि पहले तो इसने बिल्कुल ठीक बनाया, प्लस से फील्ड लाइन अराइज हुई और माइनस पर जा रही है, फिर यहाँ पर इसने गड़बड़ कर दी, माइनस से फील्ड लाइन अराइज हो रही है और प्लस की तरफ जा रही है। प्लस में फील्ड लाइंस कभी भी एंटर नहीं करती है, प्लस से फील्ड लाइन क्या होती है, प्लस से फील्ड लाइन अराइज होती है। तो सेकंड डायग्राम में ये प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ से माइनस से अराइज हुई प्लस पे गई, फिर प्लस से अराइज हुई प्लस पे गई, तो ये भी गलत है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, सी डायग्राम इज करेक्ट बिकॉज द फील्ड लाइंस आर अराइजिंग फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दे आर रिपेलिंग ईच अदर, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, 90 डिग्री पर है और सारे रूल फॉलो हो रहे हैं, तो सी डायग्राम सही है। डी डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है, डी डायग्राम में एक तो प्लस से प्लस पर ही जा रही है फील्ड लाइन, दूसरा ये फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर देखो ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन इनका इंटरसेक्शन हो रहा है, इस फील्ड लाइन का भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन हो रहा है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये भी गलत है। और इसमें इसमें क्लोज लूप बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, प्लस से खत्म होती है, प्लस से स्टार्ट होती है और माइनस पे खत्म हो जाती हैं, प्लस से स्टार्ट होंगी और माइनस पे एंड हो जाएंगी, सो दे विल नॉट फॉर्म क्लोज लूप, सो दिस इज द 26th क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाउएवर नॉट कांस्टेंट but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 to the power minus 5 Newton per coulomb per meter. What are the force and torque experienced by the system having the total dipole moment 10 to the power minus 7 coulomb meter in the negative z direction? नेक्स्ट क्वेश्चन में पहले तो आप डायग्राम को समझिए क्या गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चेंजिंग है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं कर सकता क्योंकि उस पर नेट फोर्स लगेगा, क्योंकि उस पर क्या काम करेगा, नेट फोर्स काम करेगा। ट्वेंटी सेवंथ क्वेश्चन में आपको ये बता रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड डायरेक्शन में क्या होता जा रहा है, जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जा रहा है, बट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। चलो हम इसको जेड ले लेते हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई। अब इसके ऊपर एक डायपोल रखा हुआ है, यहाँ पर जेड डायरेक्शन में एक डायपोल रखा हुआ है और इस डायपोल का डायपोल मोमेंट गिवन है, डायपोल मोमेंट किस तरफ है, तो आंसर है माइनस जेड डायरेक्शन में, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है और कितना गिवन है, इट इज गिवन 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलॉम, 10 to the power 7 minus 7 न्यूटन पर कूलॉम, तो नेगेटिव डायरेक्शन में है ये, तो 10 to the power 7 न्यूटन, इट इज कूलॉम मीटर, दिस इज द डायपोल मीटर, डायपोल मोमेंट 10 to the power minus 7 है, ओके। अब इसके बाद एक चीज ये बता रखी है कि प्लस जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, अगर प्लस जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसका मतलब फील्ड लाइन किस तरफ आ रही होगी, इसका मतलब कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ये गिवन है। अच्छा, इसमें चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे डीई अपॉन डी जेड, जेड डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो डीई अपॉन डी जेड कर लेंगे, पर यूनिट लेंथ में कितना इंक्रीज हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, 10 to the power 5 न्यूटन पर कूलॉम पर मीटर, न्यूटन पर कूलॉम पर मीटर, ये तो इसकी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और पर मीटर क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होता जा रहा है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायपोल के साथ देखिए क्या हो, अगर मैंने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने यहाँ पे डायपोल को रखा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। अब आप इसमें ये बताइए कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो आंसर है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अराइज हो रहा है, सो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर जा रहे हैं, इससे दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा। तो बेसिकली ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये ग्रेटर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ग्रेटर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये F1 फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, ये F2 फोर्स रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दूसरी डायरेक्शन में, और नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स आएगा F1 माइनस F2,
तो मतलब यहाँ पर ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये पूरा का पूरा डायपोल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, ये पूरा डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करने वाला है, मूव करने वाला है। ये दोनों फोर्स अलग अलग क्यों है, ये दोनों फोर्स अलग अलग इसलिए हैं क्योंकि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ पर फोर्स ज्यादा लगेगा, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो यहाँ पर फोर्स कम लगेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्शन फोर्स कम होगा, तो नेट फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो यहाँ पर भी यही क्वेश्चन में दिया गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेंथ के साथ साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं फोर्स का। देखिए डीई अपॉन डीजेड की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी, हम फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स का, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब इसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे, क्यू ई लिख देते हैं या डीई लिख देते हैं इसको, क्यू डीई, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा अब इस इक्वेशन में क्या करना है, इस इक्वेशन में dz का मल्टीप्लाई और dz का डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे q इंटू डी जेड, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं q और dz को, और यहाँ पे आएगा dE अपॉन डी जेड। अब इसको d, ओके। अब ये q इंटू डी जेड, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, डायपोल मोमेंट 10⁻⁷ कूलम मीटर, ये क्या है, ये q इंटू डी जेड ही तो होते, q चार्ज, और क्या हुआ dz क्या हुआ, इनके बीच की डिस्टेंस हुई। ये माइनस से प्लस की जो डिस्टेंस है उसको क्या लिखा जाता है, उसको dz से लिख दिया हमने, 2a से लिखते हैं वैसे तो, लेकिन इस डिस्टेंस को यहाँ पर dz से लिखा गया। तो q इंटू dz तो क्वेश्चन में गिवन है, विच इज डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट है। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, q इंटू dz की जगह क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁷ माइनस 10⁻⁷ मल्टीप्लाई बाई dE अपॉन dz, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, पर यूनिट लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, 10⁻⁵ का चेंज आ रहा है। सो इट विल एक्सपीरियंस 10⁻⁷ और 5, ये हो जाएगा 10⁻⁻² न्यूटन। तो ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 10⁻⁻² न्यूटन का, और किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। ओके अब एंगल कितना है इसमें, डायपोल मोमेंट भी पूछा जा रहा है, डायपोल भी टॉर्क पूछा जा रहा है इसमें। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पीई साइन थीटा लगे, वैसे तो टॉर्क 0 आएगा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इसमें नेट फोर्स काम करेगा, और नेट फोर्स अगर 0 नहीं है तो टॉर्क काम नहीं करेगा इसमें, ये लीनियर मोशन करेगा, ये लीनियर मोशन करेगा। ओके सो नाउ वी विल कैलकुलेट द टॉर्क पीई साइन थीटा। पी की वैल्यू दे रखी है 10⁻⁷, तो यहाँ पे लिखेंगे 10⁻⁷। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चेंजिंग है हर एक पोजीशन में, तो हम इसको E लिख देते हैं। इसके बाद में साइन थीटा, थीटा कितना आएगा, थीटा आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये डायरेक्शन है डायपोल मूवमेंट की और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो साइन 180 आएगा, और साइन 180 कितना होता है 0, सो द टॉर्क विल बी 0। तो ये कितना टॉर्क आएगा, तो ये 0 टॉर्क आएगा। सो दिस इज द आंसर, तो ये आंसर होगा इसका। तो ये नेट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और लीनियर मोशन करेगा ये डायपोल, और कैसा, रोटेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि टॉर्क 0 होगा इस कंडीशन। ओके नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, 27th क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन। एक कंडक्टर है, उसके अंदर कैविटी है, और बोला जा रहा है कि ये प्रूफ कीजिए कि सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर है, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। नाउ वी विल डिस्कस द 28th क्वेश्चन। इसमें एक ये कंडक्टर गिवन है, इसके अंदर कैविटी है, कैविटी का मतलब ये खाली जगह है, फ्री स्पेस है बीच में। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ये कंडक्टर है तो मैं इसमें जो भी चार्ज भरूंगा वो चार्ज कहाँ पर रहेगा, वो चार्ज इसके सरफेस पर रहेगा ऐसे। तो ये प्रूव करना है कि इसके अंदर जो चार्ज है वो नहीं है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, कैसे प्रूफ करेंगे, इसका ए पार्ट प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। ये हमने गॉस थ्योरम से प्रूफ किया था कि किसी शेल में या किसी कंडक्टर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
किसी कंडक्टर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। उसका कारण क्या था? क्योंकि चार्ज जो है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सरफेस पे चला जाता है सारा चार्ज, अंदर कोई चार्ज ही नहीं होता। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो उस केस में फ्लक्स भी क्या आएगा? 0 आएगा। हम लोग फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लगाते हैं? ई ए कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या 0 है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इनसाइड, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना आएगा? फ्लक्स 0 आएगा। ओके, और हम लोग लेते हैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस लिया, डॉटेड लाइन से दिखा दिया इसको। अब हम लोग लगाएंगे गॉस लॉ यूजिंग गॉसेस लॉ। गॉस लॉ क्या कहती है? द फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। अब इसमें क्या 0 है? अभी मैंने आपको बताया कि फ्लक्स 0 है, अंदर कोई भी फील्ड लाइन अराइज ही नहीं हो रही है। अगर फ्लक्स 0 है तो फाई ई की वैल्यू 0 पुट करेंगे, यहाँ लिखेंगे 0 इज इक्वल टू Q/ε0। ε0 इधर आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, सो Q इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर। तो ये 28 क्वेश्चन का ए आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। पूछा गया था ये प्रूफ कीजिए कि अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो हम बोलेंगे कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो कोई फील्ड लाइन अराइज नहीं होंगी और फ्लक्स 0 होगा। फिर हमने गॉस लॉ अप्लाई कर दी, फ्लक्स की वैल्यू 0 पुट कर दी, एप्सिलॉन डिवाइड में था, इधर आएगा तो ये भी 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो चार्ज कितना आ जाएगा? 0 इनसाइड द कंडक्टर। सेकेंड कंडीशन रीड करते हैं, क्या दे रखे है? Another conductor B with charge Q is inserted into the cavity, keeping B insulated from A. Show that the total charge on the outside surface A is Q plus Q. Okay? अब ये कह रहा है कि यही कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर क्या कर रहा है? कैविटी में कोई दूसरा चार्ज रख रहा है। ठीक है, तो इसको दिखाते हैं। और इंसुलेटेड है, कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा है। तो इसका बी पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले डायग्राम बनेगा। इसके सेंटर में ये कैविटी है और इसके सरफेस पर कितना चार्ज है? अभी इसके सरफेस पर Q चार्ज है और हमने क्या किया? इसके सेंटर में एक दूसरा चार्ज रखा, ये दिस इज द चार्ज प्लस Q, और ये इसके कांटेक्ट में नहीं है कैविटी के। तो यहाँ पर अगर मैं प्लस Q चार्ज रखता हूँ, स्मॉल Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज रखूंगा तो इंडक्शन होगा। तो ये क्या करेगा? ये चार्ज को इंड्यूस करेगा, ये इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, ये इस कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, इसके चारों तरफ, कैविटी के चारों तरफ। और जहां जहां से नेगेटिव चार्ज आएगा, कहां से आएगा? इस सरफेस से। ये सरफेस के इलेक्ट्रॉन निकल करके इस कैविटी की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर क्या इंक्रीज हो जाएगा? इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा? Q प्लस Q। तो जितना चार्ज आप इसके सेंटर में रखोगे उतना ही इंडक्शन के कारण क्या होगा? सरफेस पर चार्ज इंड्यूस होगा, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? Q प्लस स्मॉल q। सो दिस विल बी द आंसर। तो इसमें आपको स्टेटमेंट में लिखना है कि इंडक्शन के कारण उसके इनर सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस होगा। ये प्लस क्यू चार्ज सेंटर में रखा तो कैविटी के चारों तरफ जो चार्ज इंड्यूस होगा वो माइनस क्यू होगा। फिर ये माइनस क्यू चार्ज कहाँ से आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? ये इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर से आएंगे, तो जहां जहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे वो जगह कैसी होती जाएगी? वो जगह पॉजिटिवली चार्ज होती जाएगी। तो यहाँ पर माइनस चार्ज इंड्यूस होने से यहाँ पर प्लस चार्ज इंड्यूस होगा, और कितना इंड्यूस होगा? प्लस क्यू, जितना आप चार्ज सेंटर में रखोगे। सो दिस इज द बी आंसर। तो ये इसका सेकेंड आंसर है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं थर्ड आंसर। थर्ड लिखा हुआ है, ए सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इज टू बी शील्डेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स इन इट्स एनवायरमेंट, सजेस्ट ए पॉसिबल वे। ये कह रहा है कि हमें एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट को बाहर के एनवायरमेंट से बचाना है, मतलब कि कोई भी हमारे इंस्ट्रूमेंट को, कोई भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या ना कर सके? ट्रेस ना कर सके। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि एक कंडक्टर लेते हैं, जैसे कि जो सेफ होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। मेटल क्या होता है? मेटल कंडक्टर होता है। तो ये एक सेफ है जो किससे बना हुआ है? जो पूरा मेटल से बना हुआ है, ये मेटलिक सेफ है। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके अंदर कोई भी बॉडी रख देंगे तो उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक नहीं हो पाएगा। अगर मान लीजिए ये पूरा बीच में से होलो था, ये ऐसा था, ये होलो है, और इसके अंदर, इसके सेंटर में मैंने क्या कर दिया? ये एक बॉडी को प्लेस किया। सो दिस इज अवर बॉडी। तो अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा
तो वो इसके अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसके सरफेसेस के साथ तो लिंक होगा, नो डाउट, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से आ रही है तो जरूर यहाँ पर कौन सा चार्ज होगा, जरूर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर है तो ये क्या इंड्यूस करेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा। और इस तरफ क्या होगा, फिर इस तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा। सारे इलेक्ट्रॉन इस तरफ से नहीं, ये मेटल है, मेटल के सारे इलेक्ट्रॉन निकल करके इस तरफ आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर जाएंगे, ये वाला फेस हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और इधर वाला सरफेस हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। तो बाहर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, और अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ेगा प्लस से माइनस की तरफ इन दिस डायरेक्शन, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड। तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस शील्डिंग विल बी 0, और इस बॉक्स के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ये क्लियर है सबको कि हमने बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो ये वाला सरफेस हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज और ये वाला सरफेस हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, इंडक्शन होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ भागेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर क्या इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा प्लस से माइनस की तरफ, ये प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 आएगा। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो हम लोग किसी भी कंडक्टर को या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को, जैसे कि मोबाइल फोन है, हम ये नहीं चाहते कि उसको ट्रेस किया जा सके, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एक मेटल के कंटेनर में रख देंगे। मेटल का एक होलो कंटेनर होगा, पूरा मेटल का सरफेस होगा, अंदर से होलो होगा, तो उसके अंदर हमने क्या कर दिया, हमारे मोबाइल फोन को यहाँ रख दिया। मोबाइल फोन को यहाँ रख दिया, अब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आएंगी, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके साथ लिंक ही नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। सो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड बना देना, प्रोटेक्शन के लिए शील्डिंग बना देना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो एक वॉल क्रिएट कर देते हैं हम लोग डिवाइसेस को बचाने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए होलो कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर हैज ए टाइनी होल कट इनटू इट्स सरफेस, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द होल इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये कह रहा है कि होल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सरफेस का, तो आंसर है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो उसी के बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करके बताते हैं। पहले तो इसका डायग्राम समझो, ये बेसिकली एक डेरिवेशन है, आपके सिलेबस में गिवन नहीं है ये, लेकिन ये एक डेरिवेशन होता है जिसमें हम ये प्रूफ करके बताते हैं कि चार्ज जब सरफेस पर होता है तो वो कितना प्रेशर अप्लाई करता है। देखिए कंडक्टर में अगर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सरफेस पर जाएगा तो वो सरफेस से भी बाहर निकलना चाहेगा, क्योंकि रिपल्शन फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा। अगर आपके पास ये कंडक्टर है और आप इसमें चार्ज भरते जा रहे हैं तो वो चार्ज कहां पर जाएगा, सारा वो पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली सरफेस पर। कंडक्टर है ये, मैं सेंटर में चार्ज भरता हूँ, ये कहाँ चला जाता है, सरफेस। अब ये चार्ज इतने ज्यादा हो चुके हैं कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और रिपल्शन के कारण ये इस सरफेस पर प्रेशर लगाते हैं तो इसकी वॉल्यूम में थोड़ा इंक्रीमेंट होता है। तो बेसिकली इसमें प्रेशर को भी कैलकुलेट किया जाता है कि ये जो चार्ज है इस कंडक्टर के सरफेस पर कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इसको बाहर की तरफ कितना धकेल रहे हैं ये। एनीवेज, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में एक कंडक्टर दे रखा है, चलो ये कंडक्टर ले लेते हैं, और इस कंडक्टर के ऊपर एक छोटा सा होल बता रखा है, ये होल है इस कंडक्टर पे, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो होल है ये भी कैसा चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस पार्ट को मैं थोड़ा सा ऐसा बड़ा दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज, ये भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो हम लोग इसको नेम दे देते हैं, ये ए है, ये पूरा सरफेस हो गया बी, और फिर वापस इधर आए सी। तो अगर मैं लिखूंगा ए बी सी तो मैं बात करूंगा पीछे वाले सरफेस की, और अगर मैं अकेला ए लिखूंगा तो ये इस होल की बात करूंगा। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्यों होगा, अब इसके बारे में सुनिए। जो ये एबीसी सरफेस है, पूरा बड़ा सरफेस है,
इसके कारण इलेक्ट्रिक, अगर मैं टेस्ट चार्ज यहाँ रखता हूँ तो किधर जाएगा, तो आंसर है कि ये पूरा सरफेस एबीसी जो है ये इस टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव चार्जेस मिलकर के इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेंगे। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एबीसी। और ये छोटा सा जो सरफेस है ए सरफेस, ये ए सरफेस इस चार्ज को इनवर्ड डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो इस छोटे सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है A2 और बड़े सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इनसाइड हमें पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी। हमने लिखा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहां से क्या समझ में आता है, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। आप इसको देखिए, इनसाइड 0 था तो हमने इनसाइड के लिए 0 पुट कर दिया, तो E2 माइनस के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो क्लियरली यहाँ पर पता लग रहा है कि E1 और E2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। E1 और E2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस पूरे सरफेस के कारण और इस छोटे से होल के कारण दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होंगे। अच्छा, ये तो इनसाइड की बात हुई। आउटसाइड कोई पॉइंट लेते हैं P पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ये बड़ा सरफेस इसको इधर पुश करेगा इस डायरेक्शन में E1। इसी तरह से ये छोटा सा जो सरफेस है ए सरफेस, ये भी इसको, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पर टेस्ट चार्ज रखा गया, ये टेस्ट चार्ज भी इधर ही रिपल्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ E2। तो ये पूरा बड़ा सरफेस पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल कर रहा है, ये छोटा सरफेस भी इसको इधर रिपेल कर रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में। और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एक सरफेस के बाहर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो नेट electric field outside this surface, outside this complete surface is sigma upon epsilon naught. So this is the net electric field. अब आप मेरे को इस P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं, P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 प्लस E2 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों की वैल्यू यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E1 प्लस E2, इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकते हैं, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालना है, इस होल के कारण निकालना है। तो होल का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 से लिखा गया, तो इसलिए मैं E1 को भी क्या लिख देता हूँ, E1 को भी E2 ही लिख देता हूँ। तो E2 प्लस E2 2E2 हो जाएगा। सो दिस विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। So the next statement will be sigma upon epsilon naught is equal to 2E2. So E2 is equal to, ये 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, sigma upon 2 epsilon naught. This electric field is due to the hole on surface. ये इस होल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है सबको, हैंड रेज कीजिए अगर ये क्लियर है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कैसे आ रहा है और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड E1 प्लस E2 कैसे हुआ। ओके, सो दिस इज द 29th क्वेश्चन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक डेरिवेशन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। देखिए हमने ये लीनियर चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था और इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया था, वो गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस था। तो इसके r डिस्टेंस पर P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था लैम्डा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द P पॉइंट ड्यू टू द लीनियर चार्ज। तो लीनियर चार्ज के कारण इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया था। ये तो हमने किससे किया था, ये तो हमने गॉसेस लॉ से किया था। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कूलम लॉ से करना है, मतलब कि आपको इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे। ये मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। पहले क्या लेंगे, पहले यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट को किससे लिखते थे, डीएल से। तो इस डीएल एलिमेंट के कारण पहले पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर पूरे चार्ज के कारण पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से ऐसा किया जा सकता है। ये एक पूरा का पूरा डेरिवेशन है, तो इसको मैं आपको पीडीएफ फाइल में सेंड कर दूंगा, उसमें देख लेना कि कैसे सोल्व किया गया। अभी हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो फिर बाकी के क्वेश्चन रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि
ऑर्डिनरी मैटर जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री यूनिट से बने होते हैं, उनको क्वार्क बोलते हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। और क्वेश्चन में गिवन है कि अप क्वार्क को कैपिटल यू से लिखना है और उसका चार्ज है +2/3e, और डाउन क्वार्क को स्मॉल डी से लिखना है, उसका चार्ज है -1/3e, टुगेदर विद द इलेक्ट्रॉन बिल्डअप ऑर्डिनरी मैटर। ओके, इससे मैटर बनेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। तो आपको इसमें ये बताना है सजेस्ट ए पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर बताने हैं कितने अप क्वार्क और कितने डाउन क्वार्क मिलकर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाएंगे। ऑलरेडी वैसे तो हम लोग इसको स्टडी कर चुके हैं, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको ये, जब हम चार्जेस के बारे में स्टडी कर रहे थे, चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे थे, उस समय पर हमने इनके बारे में लिखा था। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है 30th क्वेश्चन है, अप क्वार्क लिखा हुआ है, अप क्वार्क को यू से लिखा जाता है और इसका चार्ज बता रखा है, इसका चार्ज है 2/3e, और डाउन क्वार्क को स्मॉल डी से लिखा जाता है, इसका चार्ज है -1/3e। तो बोल रहा है कि आपको इससे प्रोटॉन बनाना है और एक न्यूट्रॉन बनाना है, तो इनके नंबर बताने हैं आपको कि कितने अप क्वार्क लगेंगे और कितने डाउन क्वार्क लगेंगे। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कंसीडरेशन करना पड़ेगा, क्या कंसीडरेशन करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे लेट number of up quarks, number of up quark is n, and so number of down quark, so number of down quark is 3 minus n, so number of down quark is 3 minus n। देखो ये मैंने कैसे लिख दिया 3 minus n, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनेगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनका जो भी फॉर्मेशन होगा, तो क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 3 क्वार्क से इनका क्रिएशन होता है, 3 क्वार्क मिलते हैं तब जाकर के एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन बनता है। तो इसीलिए अगर अप क्वार्क n होंगे तो डाउन क्वार्क 3 माइनस n होंगे, टोटल 3 होने चाहिए। अब हम प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं, फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन के लिए क्या लिख सकते हैं, प्रोटॉन के लिए लिखेंगे 2/3e इंटू n, क्योंकि अप क्वार्क कितने हैं, अप क्वार्क n है, और डाउन क्वार्क का चार्ज कितना है, डाउन क्वार्क का चार्ज है -1/3e, और ये कितने हैं 3 माइनस n, और हमें प्रोटॉन का चार्ज पर, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है +e, तो ये अप क्वार्क और डाउन क्वार्क मिलकर के टोटल चार्ज कितना बनाएंगे, टोटल चार्ज बनाएंगे +e। अब आपको इसको सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए क्या आएगा, दिस विल बिकम 2/3 ne माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 3e रह जाएगा माइनस का, और ये प्लस माइनस, ये माइनस है यहाँ पे, पहले तो इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो, ये माइनस का ई आएगा, माइनस का ई आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,